Good morning student. In last video lecture we will discuss about adsorption and phenomena of adsorption and some important terms related to absorption या adsorption phenomena like adsorbent, adsorbate, desorption etc. and also explain adsorption isotherms and Freundlich isotherms. Okay. Today we will discuss about the next topic colloidal solution और solution. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अपना चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, इस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो एक पूरा टॉपिक किससे रिलेटेड था? एडसॉर्प्शन से रिलेटेड था, जिसके अंदर अपन ने एडसॉर्प्शन फिनोमेना क्या होता है और उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अब आज जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है स्टूडेंट्स, वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी इससे पढ़ा हुआ है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बस उसी को यहाँ पर क्या किया गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया गया है, वही सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि सॉल्यूशंस, आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर अपन ये कहें कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। आप लोग इतना भी जानते हैं कि सॉल्यूट जो होता है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी या मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स, बात यहाँ ये आती है कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सॉल्यूशंस जो हैं वो मेनली 3 टाइप की प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड जो होता है इसको अपन कहते हैं सस्पेंशन, और लास्ट एंड थर्ड जो होता है वो कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशंस अपन देख रहे हैं। सॉल्यूशंस 3 टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। एक एक के एग्जांपल्स लेकर के अपन बहुत ही अच्छे से इनको क्लियर करते चलते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर भी 2 चीज़ें होनी चाहिए, सॉल्यूट भी होना चाहिए और सॉल्वेंट भी होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया प्लस वाटर ले लिया, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स? ट्रू सॉल्यूशंस बन जाएगा। यानी अगर आपने पानी के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व करवाया है तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, और कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने के बाद आप उससे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको देख नहीं सकते, ओपन आइज से भी नहीं देख सकते हैं, और यहाँ तक कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी जो है इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। तो यानी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि जो पार्टिकल्स की साइज होती है, किसके अंदर? ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर, वो क्या होती है? लेस देन 1 nm होती है। एनम का मीन्स जानते हैं ना आप, नैनोमीटर होती है। 1 nm, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात आपको ये भी पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि यहाँ अगर आप इस नैनोमीटर की जगह पर, 1 को मैं सही से लिख देता हूँ वापस से, ये 1 नैनोमीटर है। आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो क्या होता है? 10 एंगस्ट्रम होता है। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? लेस देन 10 एंगस्ट्रम। इन दोनों की जगह पर आपको कोई भी वैल्यूज़ दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो 10 एंगस्ट्रम होता है, इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -9 मीटर। यानी कि लेस देन 1 nm, लेस देन 10 एंगस्ट्रम, लेस देन 10 की पावर - मीटर। इन तीनों में से, इन तीनों को ही आपको याद रखना है, 1 2 3, है ना। अलग अलग बुक्स के अंदर जो है स्टूडेंट्स अलग अलग दे रखी है, इसमें से आप किसी एक को भी याद रख लेते हैं तो आपके लिए सफिशेंट है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर पार्टिकल्स की साइज कैसी हो जाएगी। तो लेस देन 1 nm की अपन बात कर सकते हैं कि लेस देन 1 nm जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है।
अभी अपन इसमें इतना ही पढ़ेंगे कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर से क्या बन जाता है, ट्रू सॉल्यूशंस बन जाता है, और पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, लेस देन 1 nm होती है। ट्रू सॉल्यूशंस को अपन थोड़ा यहीं ख़त्म कर देते हैं। इसके अंदर बस सिंपल सी एक बात आपको ये याद रखनी है कि इनमें सोल्यूट के पार्टिकल्स को डिफरेंट अलग नहीं किया जा सकता है फिल्टर पेपर के थ्रू। अगर आप उससे फिल्टर पेपर या किसी मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन से पास कराते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। बस ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ट्रू सॉल्यूशंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जब से मेनली जो आपका चैप्टर पे रिलेटेड है वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी अपन को कभी कभी इनका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है तो अपन को आना चाहिए कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, सस्पेंशन की। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चॉक पाउडर आपने ले लिया प्लस आपने वाटर ले लिया, इन दोनों को ले लिया, तो इनसे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। अब आपको पता है कि चॉक का पाउडर जो होता है वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकता है। कुछ टाइम तक वो क्या होता रहता है, जब तक आप उसे स्टायर करते हो तो उसके पार्टिकल्स आपको ऐसा महसूस हो रहे हैं कि डिसॉल्व हो रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर आपने क्या किया, उसे अनडिस्टर्ब पोजीशन पे रख दिया है तो वो क्या हो जाएगा, जो चॉक के पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे इन द बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सस्पेंशन जो लिक्विड होते हैं वहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल्स आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और बात आपको ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये कौन से सॉल्यूशन होते हैं, ये हेट्रोजीनस होते हैं, ये हेट्रोजीनस सॉल्यूशंस होते हैं। हेट्रोजीनस सॉल्यूशंस का मीन्स क्या होता है कि जहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में इसके अंदर आपने वाटर फिल किया हुआ है और वाटर के बाद अब आपने क्या किया है, इसके अंदर थोड़ा सा चॉक पाउडर भी इसमें डाल दिया है। चॉक पाउडर आप इसमें डाल रहे हो, इसकी जगह आप चाहें तो सैंड वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, सॉइल वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। इन दोनों में से यानी तीनों में से किसी एक चीज़ को ले सकते हैं, अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, ये इसके अंदर वाटर है और वाटर और इन दोनों का क्या बन चुका है, एक सॉल्यूशन बन चुका है यहाँ पर। और ये जो सॉल्यूशन है वो कौन से टाइप का है, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है। हेट्रोजीनस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अगर आपने जैसे ही इसमें डिसॉल्व करवाया, अब आपने क्या किया, इसके अंदर कुछ टाइम तक इसे डिसॉल्व होने दिया। अब अगर आप क्या करते हो, यहाँ से 1 टीस्पून और यहाँ से 1 टीस्पून और यहाँ से 1 टीस्पून पानी निकालते हैं, अलग अलग लेयर बना ली मान लीजिए आपने वाटर की, और यहाँ पर से 1 टीस्पून पानी वाटर आप सॉल्यूशंस आप निकाल रहे हो। तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चॉक का पाउडर होगा उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब और अपन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या होगा, चॉक की कंसंट्रेशन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो चॉक की कंसंट्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो मीन्स ये हुआ कि हर प्लेस पर, हर जगह पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ चॉक यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जहाँ पर कि कंप्लीट सॉल्यूशंस के अंदर जो कंसंट्रेशंस ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब क्या, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स की जो क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं रहती है, उन सॉल्यूशंस को अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ अगर अपन पार्टिकल साइज की बात करते हैं तो यहाँ जो पार्टिकल साइज होंगे वो 1 nm से लेकर के 1000 nm के बीच में होते हैं। 1 nm से लेकर के 1000 nm के बीच में होते हैं। अब इसी तरह से अगर अपन चाहें, यहाँ पर भी अगर अपन ऐसा लिखना चाहते हैं कि इसको एंगस्ट्रम में लिखना है तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁹ एंगस्ट्रम से लेकर के 10⁻�6 एंगस्ट्रम इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सस्पेंशन के अंदर बस इतनी बातें याद रखनी है कि ये हेट्रोजीनस होता है। ठीक है, इनके पार्टिकल्स की साइज ये होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये है। अच्छा, एक और बात आप लोग जानते हैं कि अगर मैं इससे सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्टर करने की कोशिश करूँगा तो बिल्कुल ये आसानी से क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी तरह से अगर अपन बात करें जो सिंपल जो मेम्ब्रेन है, जो एनिमल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर भी सेम पोजिशंस होगी
कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, आगे पास आउट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एनिमल जो मेम्ब्रेन है उसमें से भी पास आउट हो जाएंगे, उसमें से भी बाहर निकल जाएंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं, अपने पास नेक्स्ट जो है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। मैंने कहा स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलाइडल सॉल्यूशन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसका एग्जांपल है जैसे मिल्क है स्टूडेंट्स, है ना, मिल्क भी क्या है, एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर अपन बात करते हैं एयर एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसके अंदर क्या होते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह पर अपन ज़्यादा अच्छी टर्म जो यूज में लेते हैं वो डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम है, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक बार पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके कंपेरिजन में बता रहा हूं। एक थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पर ये जो सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन के अंदर कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पर ये जो है मोर देन 1000 nm होता है, मोर देन 1000, तो ये आ जाएगा यहाँ पर मोर देन 10⁻⁻⁶, ठीक है ना, मोर देन 1000 nm। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनकी रेंज ये होती है कि ये 1 nm से लेकर के 1000 nm के बीच होते हैं, और 10⁻⁻⁹ मीटर से लेकर के 10⁻⁻⁶ के बीच में इनके पार्टिकल्स की रेंज होती है, यानी इनके पार्टिकल्स इतने बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, एक बार आप लोगों को इतना क्लियर हुआ कि टू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स अपन सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं किन के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में, कि कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनमें क्या है, इनका अपन किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका प्यूरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। इन सारी बातों को अपन 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते चले जाते हैं। ये आपका एक जनरल थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन थी, किसके बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में। चलिए मैं एक बार इसको इरेज करके वापस कंटिन्यू अपन कोलाइडल सॉल्यूशंस के ऊपर आ जाते हैं। यस स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस अपन पढ़ने वाले हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर अपन बात करते हैं, इट हैव 2 कंपोनेंट्स। इसके अंदर भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सॉल्यूशंस की जैसे ही इसमें भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो वो होता है डिस्पर्स्ड फेज, और सेकंड जो होता है स्टूडेंट्स इसको अपन बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम, ये 2 तरह के इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। एक बार अपन बात कर लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है। तो ये जो डिस्पर्स्ड फेज है स्टूडेंट्स, डिस्पर्स्ड फेज, इसके लिए अपन लिख सकते हैं इट इज़ द कंपोनेंट present in colloidal solution, present in small portion in colloidal solution like solute, ठीक है ना। सॉल्यूट की तरह ये भी क्या होता है, स्मॉल कंपोनेंट या स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। आपको पता है सॉल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट है। इसी तरह से डिस्पर्स्ड फेज होता है। सेकंड अगर अपन बात करते हैं तो वो कहलाता है स्टूडेंट डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम।
अब ये जो डिस्पर्शन मीडियम है इसके लिए अपन लिख सकते हैं इट इज़ द कंपोनेंट present in large portion in colloidal solutions. Like सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट होता है ये, ठीक है ना। तो इतनी सी बात आपको पता रखना है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। देन उसके बाद अपन इसमें डिस्कस करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो अपन अगर अपन इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो टाइप्स आता है वो आता है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट क्या है। तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं स्टेट ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सेकंड, इंटरेक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये सेकंड बेसिस हो जाता है। थर्ड बेसिस की स्टूडेंट अगर अपन बात करते हैं तो देखो पार्टिकल्स, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डिस्पर्स्ड फेज इनके बेस पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या किया है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने के लिए 3 बेसिस बनाए गए हैं। पहला है स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, फर्स्ट जो है वो ये है। सेकंड अगर अपन बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, और थर्ड की अगर अपन बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। इनके बेस पर क्या किया जा सकता है, इनको अलग अलग में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे सबसे पहली अगर अपन बात करते हैं तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशन 8 टाइप के होते हैं। स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पर जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है उनको 8 टाइप का बताया गया है। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर एक टेबल पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरह की सेम टेबल, वही टेबल आप लोगों को 12th के अंदर भी दी गई है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रही है एक टेबल जिसके अकॉर्डिंग डिस्पर्शन फेज जो है आपको बताया हुआ है फर्स्ट के अंदर सॉलिड, और डिस्पर्शन मीडियम आपको बताया हुआ है आपका डिस्पर्शन मीडियम आपको बताया हुआ है सॉलिड, यानी दोनों ही क्या है, सॉलिड हैं। तो टाइप्स ऑफ कोलाइड क्या हो जाएगा, सॉलिड सोल हो जाएगा। और इसके एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं, एलॉयज है, कलर्ड ग्लासेज हैं, जेम स्टोन है, रबी ग्लास है, एक्सेट्रा। इसी तरह से जैसे डिस्पर्शन फेज अगर आपका सॉलिड है और अगर डिस्पर्शन मीडियम आपका लिक्विड लिया हुआ है तो क्या बन जाएगा, सोल बन जाएगा। और इससे क्या बनेगा, पेंट्स होते हैं। इससे एग्जांपल्स जो हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के पेंट हैं, सेल फ्लूइड्स है, स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर है, गोल्ड सोल है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के टोटल 8 जो है डिफरेंट कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में बता रखा है, ठीक है ना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स देखिए, एक और अनदर टेबल जो आपके सामने आई है, इसके अकॉर्डिंग आपसे देखिए कि अगर आपको बताया हुआ है कि वाटर है ना, अल्कोहल है और बेंजीन है, यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम है, और वहाँ क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वाटर होगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोसोल या एक्वासोल बोल सकते हैं। अल्कोहल होगा तो उसे एल्कोसोल बोल सकते हैं। बेंजीन होगा तो बेंजोसोल बोल सकते हैं, और एयर होने पर एरोसोल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, ये जो टेबल है इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, और इससे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको एक तो एरोसोल दिया हुआ है 3rd नंबर पे, एक आपको 5th पर जो एमल्सन दिया हुआ है, एक आपको 6th पे एरोसोल दिया हुआ है,
6 पे एरोसोल दिया हुआ है, एक 8 नंबर पर फोम दिया हुआ है। इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। यस स्टूडेंट्स, अपन ने फर्स्ट क्लासिफिकेशंस जो पढ़ा है वो किसके बेस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम स्टेट। इन दोनों के बेस पर था कि डिस्पर्स्ड फेज की स्टेट क्या होगी और डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट क्या होगी। इसके बेस पर मैंने आपको कंप्लीट एक टेबल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दिया। टोटल 8 नंबर के वो प्रेजेंट हो सकते हैं। आपको याद रखना है स्टूडेंट, उससे मिनिमम 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बहुत सी बार पूछा गया है CBSE एग्जाम्स के अंदर, तो इस बार भी चांसेज है कि पूछा जा सकता है। आप लोग उस टेबल को बार बार जो है रिपीट करें, उसकी प्रैक्टिस करें और याद रखें उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है। चलिए अब उसके बाद सेकंड जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। सेकंड जो क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं स्टूडेंट्स कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन between dispersed phase and dispersion medium। डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों के अंदर किस तरह का इंटरेक्शंस होता है इसके बेस पर भी, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सी बार पूछे गए हैं। इसके बेस पर अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास कोलाइडल सॉल्यूशंस जो आते हैं वो 2 तरह के हो जाते हैं। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट को कहा जाता है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अगला जो होता है उसको अपन बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, लायोफोबिक और लायोफिलिक के अंदर क्या डिफरेंस है आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रहता है तो आप इस तरह से याद रखो। देखो बहुत से क्या होते हैं किसी चीज़ से डरते हैं और डरने पर, फॉर एग्जांपल जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर मान लीजिए वो पानी से डरते हैं तो आप उसे क्या कहोगे? इसे वाटर फोबिया है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? फोबिया का मीन्स क्या हो गया? फोबिक। यहाँ पर क्या वर्ड आ गया? फोबिक आ गया है। अब ये क्या है? लायोफोबिक है, यानी कि इसको क्या है? इसको फोबिया है। इसको क्या है? फोबिया है। और इससे फोबिया जो है वो किससे है स्टूडेंट्स? इसको फोबिया है वाटर से, या जिसे अपन बोल सकते हैं डिस्पर्शन मीडियम से। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ क्या होता है, जो लायोफोबिक होते हैं, ये लायोफोबिक क्या होते हैं? ये जो डिस्पर्शन मीडियम होता है उसके साथ आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। यानी कि ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो आसानी से जो है जो अपन डिस्पर्शन मीडियम है उसके अंदर आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। यानी ये लविंग नहीं है, ये क्या करते हैं? इसको हेट करते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस होंगे स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं लायोफिबिक सॉल्यूशन। यहाँ पर ये जो लायोफोबिक होते हैं, इन लायोफोबिक के अंदर क्या होता है? एफिनिटी जो होती है वो नहीं होती है, नो एफिनिटी प्रेजेंट होती है। यानी कि डिस्पर्स्ड फेज जो है वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ नहीं घुलना चाहता है, उसके साथ सॉल्यूशन नहीं बनाना चाहता है। तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? वो कहलाते हैं आपके लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर किसी तरह की एफिनिटी नहीं है बिटवीन किसके बीच में? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इसी के इंटरेक्शन के बेस पर तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन अपन कब कर रहे हैं? तो अपन देखते हैं कि लायोफोबिक के अंदर क्या हो रहा है कि जो एफिनिटी है वो क्या है? बिल्कुल नहीं है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इन दोनों के बीच में क्या है? किसी तरह की कोई एफिनिटी नहीं है। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो होते हैं ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ये जो होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? ये होते हैं आपके पास इरिवर्सिबल नेचर के। इरिवर्सिबल नेचर का मीन्स ये हो गया
कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया है किसी ना किसी तरह से, अगर इन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया है और आप इसे वापस से कोएगुलेट करना चाहते हो तो वो कोएगुलेट नहीं होंगे, यानी कि वापस से उसको आप सेपरेट नहीं करोगे, तो ये क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है स्टूडेंट, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, ये क्या है आपका एक लायोफोबिक कोलाइड है, ये एक इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसका अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को इसी का एग्जांपल दिया है कि लायोफोबिक कोलाइड का एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, AS2S3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन लायोफिलिक की बात करते हैं तो लायोफिलिक के अंदर ये होगा कि जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्शन मीडियम है ना, यानी अपन ये बोल सकते हैं कि ग्रेट एफिनिटी प्रेजेंट बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों के बीच में क्या होती है, बहुत ही अच्छी ग्रेट एफिनिटी होती है। यानी ये आसानी से, जैसे ही आप क्या करते हो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज को डिसॉल्व करवाते हो तो केवल सिंपली डिसॉल्व करवाने पर ही क्या हो जाएंगे, वो आसानी से उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि यहाँ ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, ठीक है। और एक आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, एक आपको इसका एग्जांपल्स याद रखना है। इसके एग्जांपल्स में हो जाएगा जैसे गम हो गया, स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, ये इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बात यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं और यहाँ ये जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपन ने देखा अभी तक कि यहाँ तक कि किस तरह से जो है आप कोलाइडल सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम किस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज क्या है, उनके बेस पर जो है उनको कितने टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमेशा CBSE एग्जाम्स में पूछे जाते। यस स्टूडेंट्स, अपना जो थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो अपन कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का, इसके अंदर थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बेस पर जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो वो कहलाता है मल्टीमोलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। सेकंड जो होता है इसको अपन बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। और थर्ड जो होता है स्टूडेंट्स, इसको अपन बोलते हैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर या एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन,
ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको समझना है और बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, इनसे आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए स्टूडेंट्स किसी भी तरह के। आप लोग देखिए, जैसे अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो है वो कौन सा है, मल्टीमॉलिक्यूलर। मल्टीमॉलिक्यूलर, अब ये जो मल्टीमॉलिक्यूलर होते हैं, इसमें आपको नाम से पता चल रहा है, मल्टी यानी बहुत सारे, मॉलिक्यूलर्स यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, यानी जब अगर क्या हो जाए कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पास ऐसे हैं जिनकी साइज कौन सी है, लेस देन 1 nm है, ठीक है, उनकी साइज क्या है, लेस देन 1 nm है। लेकिन आपने अभी पढ़ा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी क्या होती है, 1 nm से लेकर के बिटवीन 1000 nm इतने के बीच में होती है। तो इसका मीन्स ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी साइज कितनी है, पार्टिकल्स की साइज कितनी है, लेस देन 1 nm है, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर आकर के एग्रीगेट हो जाए, जमा हो जाए, मिल जाए, तो वो क्या बन जाएंगे, वो कौन सी रेंज के बन जाएंगे स्टूडेंट्स, वो बन जाएंगे कोलाइडल रेंज के बन जाएंगे, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बन जाएंगे। और जब वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बन जाएंगे तो क्योंकि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए ऐसे सॉल्यूशंस को अपन क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस कहेंगे। अब ये जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, इसके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है गोल्ड सोल एक तो, और एक होता है सल्फर S8 का एग्जांपल्स, ठीक है। तो उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सेकंड जो अपने पास टाइप्स है स्टूडेंट्स, वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूलर। मैक्रोमोलिक्यूलर, अब मैक्रोमोलिक्यूलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैक्रो का मीन्स होता है बड़ा, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स इतना बड़ा हो जाए जिससे कि वो क्या रेंज में आ सकता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ सकता है, कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आ सकता है, तो वो क्या बना लेगा, मैक्रोमोलिक्यूलस कोलाइड बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, जैसे बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें स्टार्च है, सेलुलोज हैं, ठीक है ना, ये सारे क्या है, नेचुरल कंपाउंड होते हैं, जैसे पॉलीमर है, रबर हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अगर इनकी रेंज किसके इक्वल आ जाती है, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के इक्वल आ जाती है, तो वो क्या बना लेंगे स्टूडेंट्स, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगर अपन बात करें, अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसके बारे में आपको ये याद रखनी है कि ये थोड़े स्टेबल होते हैं, स्टेबल नेचर के होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। क्यों स्टेबल होंगे, क्योंकि ये पहले ही इस साइज के हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये थोड़े स्टेबल होते हैं। देन उसके बाद अगर अपन बात करें तो होता है एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर या एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। अब एसोसिएट में क्या होगा, एसोसिएट करना, मिलना, एक दूसरे से मिल जाना। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर अपन ने 10th क्लास में मिशेल पढ़ा हुआ है, मिशेल के अंदर क्या होता है, मिशेल का फॉर्मेशन याद है ना आपको, जैसे होता क्या है, अगर आपके पास C17H35 H35COON है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम सिट्रेट कहते हैं। C17H35 और CONA ये कहलाता है सोडियम सिट्रेट। अब ये जो सोडियम सिट्रेट है स्टूडेंट्स, ये सोडियम सिट्रेट क्या होता है, सोडियम सिट्रेट, इस सोडियम सिट्रेट को क्या किया जाता है, जब डिज़ोल्व करवाया जाता है ये तो ब्रेक हो जाता है। ये कैसे ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा C17H35 COO नेगेटिव प्लस Na प्लस के अंदर टूट जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि एसोसिएटेड कोलाइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि जब अपन बात करते हैं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी जैसे ये आपके पास आयंस हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का मीन्स ये है कि जब आप किसी कंपाउंड को आप पानी में डिज़ोल्व करवाते हो, वाटर में डिज़ोल्व करवाते हो, तो वो आयंस में टूट जाते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन है, तो जब लो कंसंट्रेशन होगा उस टाइम पर तो ये किस तरह बिहेव करने चाहिए, ये बिहेव करने चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये सारे एसोसिएटेड हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक कोलाइडल पार्टिकल्स बना लेंगे। तो इसी तरह जो सोप सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, वो भी क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो आपको ये पता चला कि अच्छा एक और बात देखिए स्टूडेंट्स, जब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है या ये अपन जी कहा है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं, ये आयंस क्या हो जाएंगे इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए कोई एक डस्ट पार्टिकल्स है और यहाँ पर ये एक जैसे ये इस तरह से ये अटैच हो जाएंगे, जैसा कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको मिशेल फॉर्मेशन। ठीक, बिल्कुल सेम वही चीज़ है यहाँ पर। अब आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने दो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैं वापस एक बार यहाँ बनाता हूँ स्टूडेंट। देखिए मैंने एक कंपाउंड बनाया हुआ है ऐसे इस टाइप का, ठीक है ना। अब ये जो होता है इस पार्ट को अपन बोलते हैं हेड पार्ट, है ना, और ये जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं टेल पार्ट, है ना। ये जो पार्ट है वो टेल पार्ट है और ये हेड पार्ट है। आपको याद रखना है ये जो हेड पार्ट है वो कौन सा है, Na+ वाला है, और यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि ये पार्ट जो है वो क्या है, C17H35COO- वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है, ठीक है। तो ऐसे यानी कि क्या हो रहा है, जब अपन बात करते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन पे तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हायर कंसंट्रेशन हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, वो आपके एक मिशेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स बना लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मिशेल का फॉर्मेशन भी होता है। अब मिशेल का जब फॉर्मेशन हो जाता है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर ये जो टेल वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है ना। और ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब ये हाइड्रोफिलिक, इससे जस्ट पहले अपन ने लायोफिलिक और लायोफोबिक पढ़ा था। तो फोबिक का मतलब तो क्या हो जाता है, जिसके अंदर डर हो। तो इसमें किसका डर है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है एक्वा या वाटर। तो जब वाटर में डिजोल्व नहीं होती है वो पार्ट क्या कहलाता है, इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है। और जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाता है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये सारे कौन से हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये वाटर में आसानी से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। जब भी एक्शन किया जाता है क्लींजिंग एक्शन सोप के थ्रू, तो क्या होता है, जैसे ही अपन मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लॉथ है और उसके ऊपर किसी तरह की ऑयली डस्ट लगी हुई है। नॉर्मली जो होता है ऑयली डस्ट ही प्रेजेंट होती है। तो जो डस्ट लगी हुई है किसी क्लॉथ के ऊपर और आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, जब साबुन लगा रहे हैं, सोप लगा रहे हैं, डिटर्जेंट्स लगा रहे हैं, तो उस सोप या डिटर्जेंट से क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, एसोसिएटेड टाइप के मिशेल बना लेंगे वहाँ पर। और मिशेल बनाने पर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक डस्ट का पार्टिकल है, यहाँ पर ये डस्ट है या डर्ट है ये, ठीक है ना, ये डर्ट है। और ठीक है ना, जैसे ये डस्ट का पार्टिकल है और ये जो डस्ट का पार्टिकल है, इस पार्टिकल्स के यहाँ पर कौन आकर के एक्शन करेगा, सोप जो है यहाँ पर आकर के एक्शन करेगा। और इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो तो इसके अंदर धस जाएगा, इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट हो जाएगा। अब जैसे ही अपन इसको पानी में 1 से 2 बार बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाटर में डिसॉल्व होना चाहता है। तो जैसे ही ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो धीरे धीरे ये इनको भी खींच कर लेके
ये चला जाएगा और जब ये इसे खींच कर ले जाएगा तो यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं इनके टाइप्स जो हैं, इनके क्लासिफिकेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स के ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं इसमें किस तरह से इनको प्रिपेयर किया जाता है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस चाहे वो लायोफिबिक हो, फॉबिक हो या लायोफिलिक हो, उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है।